शुक्रवार का दिन है, सावन का महीना है और हम आपके समक्ष है हिंदी काव्य गोष्ठी 176वां एपिसोड लेकर। ये भाग संभव हो पाया है आपके लगातार बने हुए प्रेम से। और आज तो रक्षा और बंधन दोनों का दिन है। आज जो है, हम कोंकण में ना, हम लोग महाराष्ट्र में इसको नारळी पूर्णिमा कहते हैं, क्योंकि हम नारियल को श्रीफल समझकर समुद्र को अर्पित करते हैं। तो उसी आगाज से, उसी सद्भावना के प्रेम से मेरे साथ मेरे कविगण जुड़े हैं। अजय कुमार वर्मा जी, प्रहलाद कुमार, आशा सिंह जी जुड़ी हैं, विकास कुमार जी जुड़े हैं, विनोद कुमार जी जुड़े हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे मिलकर। आज एक विशेष भाग लेकर आई हूँ ये हिंदी काव्य गोष्ठी का। इन सबके साथ ये अपनी रचनाएं प्रस्तुत करेंगे, तो आप सबसे निवेदन की लगातार बनिए रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। और समय ना गवाते हुए, क्योंकि सावन का महीना है, जैसे कि मैंने कहा, कुछ लोगों का सावन आज समाप्त होगा, कुछ लोगों का, जैसे जिस कम्युनिटी को हम बिलोंग करते हैं, 15 दिन बाद होगा। और सावन के महीने में याद किया जाता है शिव जी को। शिव जी को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि एक ऐसा डाइटी, एक ऐसा देव, एक ऐसा महादेव जो अजर है, अमर है, अजय है, उनके लिए कहा जाता है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी चरितम नमामि। तो जिसके चरित को हम नमन करते हैं, जिसके आगे हम झुकते हैं, वो अजर है, अमर है, अजय है। और क्योंकि वो अजय है, तो मैं अजय भैया, हमारे अग्रज, इनसे निवेदन करूंगी, इनकी पहली कविता प्रस्तुत करेंगे। इनका थोड़ा सा परिचय, क्योंकि वैसे तो आप सब लोग जानते हैं, फिर भी बता देती हूँ कि लखनऊ के निवासी हैं। संगीत, साहित्य, सामाजिक कार्यों तथा खेलों में इनको विशेष दिलचस्पी रही है। हाल ही में विभिन्न काव्य संग्रहों में इनकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। लिटरेरी वॉरियर्स ग्रुप के काफी संग्रह, जिसमें शजर की छांव तले, फिर गूंज, वक्त के रहस्य, इनके प्रमुख काव्य संग्रहों में इन्होंने भाग लिया है। काव्य मंजूषा 2020-2022 और पोएट्स एंड यू इत्यादि में भी इनका सहभाग, इन्होंने सहयोग दिया है। हम सफर, एहसास मासूम और मेरे दिल में बसे हैं भोले, 2 एकल काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। तो ऐसे शिव भक्त से, ऐसे अजय जी से मैं निवेदन करूंगी कि वो अपनी पहली कविता लेकर हमारे समक्ष आए। बहुत बहुत धन्यवाद जूही जी, और सभी साथियों को नमस्कार। देखने वाले सभी दर्शकों को बहुत विनम्र अभिवादन मेरा। और जैसा कि सावन का महीना चल रहा हो, सही बात है, मेरी एक रचना काव्य संग्रह भी है, मेरे दिल में बसे हैं बोले, और उसी से ये मेरा ये रचना है, भगवान जी को समर्पित है। आनंद लीजिए। लौट के फिर से आया है सावन, लौट के फिर से आया है सावन, बह रही है पवन मत वाली, फिर से भक्तों पे कृपा करेंगे, फिर से भक्तों पे कृपा करेंगे, भोले बाबा की महिमा निराली, लौट के फिर से आया है सावन, बह रही है पवन मत वाली, थोड़ी थोड़ी ही पीड़ा सही है, कौन है जिसको दर्द नहीं है, पर पता भी चलेगा न तुझको, मेरे बाबा की लीला यही है, सिर झुकाता है, सिर झुकाता है जो उसके दर पे, रहती उसकी न झोली खाली, लौट के फिर से आया है सावन, बह रही है पवन मत वाली, कोई करता है तेरा भजन, कोई उपवास दिल से है करता, श्रद्धा तेरी किसी के है दिल में, कोई विश्वास दिल से है करता, बांटते हैं वो, बांटते हैं वो अमृत धरा पे,
खुद जहर की जो पीते हैं प्याली, बांटते हैं वो अमृत धरा पे। खुद जहर की जो पीते हैं प्याली, लौट के फिर से आया है सावन, बह रही है पवन मत वाली। फिर से भक्तों पे कृपा करेंगे, भोले बाबा की महिमा निराली। हर हर महादेव। हर हर महादेव सर। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी शुरुआत। कितनी सुखद लग रहा था जब आप गा रहे थे, क्योंकि प्रिंट पर मैंने कविता आपकी पढ़ी है। बहुत अच्छा लगा जब आपने प्रस्तुति दी, क्योंकि नमन करते हुए शिव जी को, और है ही भोले, उनको आप जो भी अर्पण कीजिए वो स्वीकार लेते हैं। विष ले लिया, धतूरा ले लिया, बेलपत्र, दूध चढ़ा दिया, तो वो स्वीकृति करने वाला एलिमेंट है। और जैसे कि जितना जीवन रहा है उसमें ये समझ पाई हूँ कि हम सब में एक शिव होता है, एक पार्वती होती है, हम सब में होती है। मैस्कुलिनिटी फेमिनिनिटी की बात नहीं है, वो तत्व हम में होता है। एक शिव तत्व होता है और एक पार्वती तत्व होता है, और उसी से शायद जीवन चक्र चलता है। तो अगले कवि को बुलाने से पहले प्रहलाद जी को, उनके बारे में थोड़ा सा परिचय दूंगी, और इसी शिव पार्वती तत्व पे उनसे क्या सुनेंगे वो आज जानेंगे। ये मूल रूप से मिनी दार्जिलिंग कहे जाने वाले शहर पूर्णिया से हैं। मेरे प्रिय लेखक रेणु जी के बिहार से हैं, और वर्तमान में भारतीय रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पे कार्यरत हैं, और समय निकालकर आज कविता पढ़ने आए हैं। प्रेम, मित्रता, यात्रा वृत्तांत, जीवन की सूक्ष्म अनुभूतियों पर आधारित कविताएं, कहानियां इनको पढ़ना बहुत पसंद है, इनकी रुचि है उसमें। संवेदनशील हैं, भावुक रचनाकार हैं, जो हम जानेंगे इनकी कविता में। प्रेम, घर की याद, विरह, मित्रता, ऐसे विषयों पर कविताएं रचते हैं। इनकी कविताओं में स्मृतियां, कोमलता, मनों के भाव, सरल सधे हुए शब्द, नो फ्लफ नथिंग, उसमें ये व्यक्त करने की एक सहजता झलकती है। तो नाम ही प्रहलाद है, और इनसे निवेदन की, जो शिव के बारे में शुरू हुआ है, अब एक और चरम पे ले जाते हैं शिव और पार्वती तत्व के ऊपर। क्या रखेंगे आज बात प्रहलाद जी? मंच आपका है। जी, नमस्कार सभी को। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं शुरू करता हूँ, और पहली बार मैंने ये कोशिश की है, तो बिल्कुल अच्छा होगा। बिल्कुल। मर्द एक्चुअली, और रक्षाबंधन है तो ये औरतों के ऊपर है, तो मैं शुरू करता हूँ कि मर्दों के हिस्से आई कम से कम रविवार की फुर्सत। मर्दों के हिस्से आई कम से कम रविवार की फुर्सत, देर सुबह उठने की छूट, और कम से कम एक दिन ढेर सारा आराम। लेकिन औरतों के हिस्से आया हर दिन बस काम ही काम। सोमवार से रविवार तक घर की सुई से तेज चलती रही वो। सबकी भूख, सबकी ज़रूरतें याद रखती गई, और अपने हिस्से की थकान को भूलती रही वो। मर्दों ने संभाले पैसों की जिम्मेदारी, तो औरतों ने घर की उलझनें सुलझाई। मर्दों ने की नौकरी और कहा, काम करके थक गया हूँ आज। औरतों ने घर की दहलीज पार की, तो भी दो दुनियाओं का बोझ उठाया। हाँ, मैं भी मर्द हूँ, लेकिन देखा है अपनी माँ को 90 रुपए को 100 बनाते हुए। आखिरी हफ्ते में जब पापा की नजरें उम्मीद से उठती थी, तो माँ की हथेली में छिपे होते थे कुछ नोट, जो बचाए गए थे अपने जो बचाए गए थे कभी अपनी पसंदीदा साड़ी न लेकर, तो कभी मेहंदी की पुड़िया दुकान में वापस रखकर। माँ ने कभी नहीं पढ़ा बिजनेस मैनेजमेंट। माँ ने कभी नहीं पढ़ा बिजनेस मैनेजमेंट, लेकिन हर महीने का बजट ऐसे बनाया जैसे कोई अर्थशास्त्री अर्थशास्त्री हो। न कोई छुट्टी ली, न किसी रविवार को सोई देर तक। यहाँ तक बीमारी में भी नहीं छूटा उनसे उनका किचन। पर पापा से कभी नहीं देख पाया पर पापा से कभी नहीं देख पाया कि चाय का प्याला कभी माँ के लिए बनाते हुए, या रात की रोटियां बेलते हुए। पर माँ ने कभी नहीं जताया कि वो थकी हुई हैं, टूटी हैं, या उन्हें भी चाहिए थोड़ा सा विश्राम। हर त्योहार पर जब सबने पहने नए कपड़े, तो माँ ने पहनी वही पुरानी साड़ी जिसमें हल्दी के पुराने दाग थे। पर चेहरे पर वही मुस्कान थी जैसे वो रानी हो किसी महल की। उनके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं है, लेकिन उन्हें आता है
हर रिश्ते को सहेजना, हर दिल को पढ़ना, हर खामोशी को समझना। रिश्तों की तस्वीर आज बदली ज़रूर है, रिश्तों की तस्वीर आज बदली ज़रूर है, पर सोच अभी भी वही ठहरी है। अब ज़रा गौर कीजिएगा कि रिश्तों की तस्वीर बदली ज़रूर है, पर सोच अभी भी वही ठहरी है, जहाँ मदद कहलाता है जब मर्द रसोई में जाता है, और फ़र्ज़ कहलाता है जब औरत सब कुछ अकेले सँभाल लेती है। औरत सिर्फ़ एक नाम नहीं, ये हर घर की नींव है, हर रिश्ते की आत्मा है, हर दिन की शुरुआत है, हर त्याग की परिभाषा है। तो जब अगली बार रविवार की किसी सुबह देर तक सो, तो याद रखना कि कोई सुबह से जाग रहा है तुम्हारे लिए, और ये भी कह नहीं रहा कि थक चुकी है वो। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। सीधी बात, बिल्कुल मुद्दे वाली। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अब इक्वालिटी की सचमुच समाज को अब एक वो चर्निंग की जरूरत है। वो चेंज जिसकी आप बात कर रहे हैं धीरे धीरे आ रहा है। आपने ग्रीन पहना है तो बहुत ग्रीन फ्लैग लगी मुझे, कविता जैसे आजकल कहा जाता है आज की बोलचाल की भाषा में। आशा जी मुस्कुरा रही हैं क्योंकि स्त्री विमर्श पे आपने बात रखी। बहुत अच्छा लगा प्रहलाद जी आपसे ये सुनकर। और अगले कविता के पास, अगले कवि के पास हम चलेंगे, विकास भैया। क्योंकि पोएट्री कम्युनिटी में मुझे बहुत लोग जूही जी बुलाते हैं, मैम बुलाते हैं। विकास जी अकेले हैं जो मुझे दीदी कहते हैं। तो विकास भैया, बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे दीदी कहते हैं, घर की याद आती है। तो इनके बारे में कुछ परिचय दूंगी। मुंबई में निवास करते हैं, मूलतः ये बिहार से हैं। इनकी रचनाएं देश विदेश के कई पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं, काव्य संग्रहों में प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के बड़े छोटे अनेकों मंचों से ये रचनाओं की प्रस्तुति देते आपको दिखेंगे। और साहित्य के माध्यम से प्रकृति, इनका जो एक विषय मैंने बहुत बार सुना है कि प्रकृति पे रचनाएं पढ़ते हैं, जन चेतना पे रचनाएं पढ़ते हैं, बातें आम लोगों तक पहुंचे उसके लिए लिखते हैं। लेखनी के तमाम तरह के समाज सेवा कार्य, देश के विभिन्न खेल कूद की प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, साहित्य की प्रतियोगिताओं में, और कई सारे मेडल्स, प्रमाण पत्र वगैरह। प्रमाण पत्रों की इनको जरूरत नहीं है, पर मिले हैं, काफी मिले हैं। बहुत अच्छा लगता है विकास जी आपको सुनकर पढ़कर। काफी दिनों बाद आपके साथ मंच साझा कर रही हूँ। तो आप अब मंच ले, अपनी बागडोर आप संभालें और अपनी पहली कविता पढ़ें। जी, सर्वप्रथम माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। उसके साथ ही सभी शुद्धिजनों को मेरा सादर नमस्कार। सबने बहुत ही अच्छी रचनाएं पढ़ी है। मेरी जो रचना है मैं थोड़ा अलग लिखने की कोशिश कर रहा था, तो एक प्रेम पे लिखा है, प्रिय मिलन जिसका शीर्षक है। तो कविता कुछ इस प्रकार है कि अंधकार का धुंधला सघन मौन छा गया है, दिन के शोरोगुल से मन मेरा उगता गया है, तुमसे मिलने को व्याकुल अंतर्मन ओ प्रियतमा, तुम्हारी याद दिला गया है। धरती से आकाश तक रुमानियत से लबरेज, इच्छाओं की सरलतम कसक सीने में जगा गया है। इंतजार चांदनी के ओर फैल जाने का, और सफर करते राहों की किनारे तक मन मेरा आ गया है। प्रिय तेरे मिलन की सुखद मधुर अनुभूति, पूर्णिमा की रात बन मेरे जहन पे छा गया है। अमावस्या का अंधेरा छट रहा है, अवसाद निराशा खो चुका है। तेरी दस्तक से आहट से दिल मेरा घबरा गया है। चांद खिल जाए पूरा आसमां पर, फिर मिलन हो हमारा। प्रिय दिल को मेरे अब प्रेम करना आ गया है, प्रिय दिल को मेरे अब प्रेम करना आ गया है। ये थी एक छोटी सी क्या कविता। बात है, उम्मीद है क्या सबको बात है। पसंद आए। बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। थैंक यू, थैंक और किस तरह से ये सेशन चल रहा है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले हमने शिव की बात की, एकम तत्व की बात की, फिर हमने मर्द और औरत के रूपों की बात की, सामाजिक इसमें दोनों के सहभाग की बात की। अब विकास जी पूर्णता पर ले गए जहां पर प्रेम की बात है। और मुझे लगता है कि जब आप आपके प्रिय व्यक्ति से मिलते हैं, वो मिलना, वो मिलने की होड़ जो हमारे मन में रहती है, वो एक दुविधा रहती है कि कब मिल पाएंगे, उसको पूर्णता कहते हैं। और आज जैसे कि पूर्णिमा है, बहुत ही सार्थक लग रहा है आपसे ये कविता सुनकर विकास भैया, अच्छा लग रहा है। यू, थैंक और यू। क्योंकि जीवन में जितना प्रेम आवश्यक है, वैसे ही युद्ध भी अवश्यंभावी है। तो हम विनोद कुमार सिंह जी के पास चलेंगे। उनका छोटा सा परिचय मैं आपको देती हूँ।
जितना मैं दे पाऊंगी, क्योंकि सबका अपना एक वृहद कैनवास है यहाँ पर आज जितने भी शिरकत कर रहे हैं। हिंदी में लिखते हैं, सामाजिक तथा सामयिक मुद्दों पर कविताएं ये प्रायः लिखा करते हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान, आधुनिक मुद्दे, और अगर पेशे पे देखें तो विनोद जी मध्य रेलवे में उप मुख्य विद्युत अभियंता के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। इस समय मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशन में मुख्य विद्युत अभियंता के पद पर कार्यरत हैं, और आकाशवाणी सोलापुर से इन्हें सुना जा सकता है, मुंबई से भी जुड़े हैं आकाशवाणी के। तो विनोद जी, तो अब ले चलिए युद्ध की ओर, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है। नमस्ते मैडम, हमारी कविता का शीर्षक है हल्दी घाटी से रिलेटेड है और उसको फिर आधुनिक युग में ले गए हैं। तो अपनी कविता चालू करते हैं, ज्यादा भूमिका बनाते हुए नहीं। हल्दी घाटी से दूर कहीं ये आती थी आवाज, हल्दी घाटी से दूर कहीं ये आती थी आवाज, राणा की कुर्बानी में क्या छिपा हुआ था राज। अपनी माटी की क्या खुशबू और हवाओं में क्या साज, घास की रोटी क्यों खाई थी, युद्ध भूमि का था सरताज। हल्दी घाटी से दूर कहीं ये आती थी आवाज, राणा की कुर्बानी में क्या छिपा हुआ था राज। भामाशाह लुटाकर सब कुछ फिर भी क्यों मुस्काया, अपने शीश समर्पित करके वीरों ने क्या पाया। आज जमाना अपना आया, अपनी माटी अपना राज, अपने ही है भाग्य विधाता, जननी के माथे पर ताज। आज अगर माता श्रम मांगे फिर कोई उससे क्यों भागे, श्रम की कीमत में हम पूछें क्या खोया क्या पाया, श्रम की कीमत में हम पूछें क्या खोया क्या पाया। बीज आज जो हम बोते हैं युग में वही वृक्ष होते हैं, उस फल को क्या हम खाते हैं या मानव हित में आते हैं। तुम भी श्रम के वृक्ष लगाओ, पल भर को राणा बन जाओ, अपनी राष्ट्र भूमि को श्रम से एक भविष्य का लक्ष्य दिखाओ। अपनी राष्ट्र भूमि को श्रम से एक भविष्य का लक्ष्य दिखाओ, फिर तुम कल अपना पाओगे, ज्योतिपुंज फिर बन जाओगे, फिर तुम कल अपना पाओगे, ज्योतिपुंज फिर बन जाओगे। धन्यवाद। क्या बात है सर, क्या बात है। बिल्कुल यथार्थ चित्रण, और अभी जो एक तर्कसंगत है, प्रासंगिक है, वैसी कविता आपने रखी। महाराणा प्रताप बहुत बड़ा नाम, और लगातार युवाओं को, हम सबको प्रेरित करता हुआ नाम, सदियों तक चलेगा, वो कालजयी है। और पहले युद्ध होते थे मैदान पे, अभी भी हो रहे हैं दुर्भाग्यवश, पर एक युद्ध चलता है हम सबके अंदर, क्योंकि जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं, जब हम घर छोड़ कर जाते हैं, आप सब लोग कार्यरत हैं, आप भली बात ही जानते हैं, जब आप घर से दूर रहते हैं क्या आपको सक्सेस तो मिल जाती है, बहुत तरक्की भी हो जाती है, पर एक दुविधा हमेशा रहती है कि क्या मैं त्योहार पे घर जा पाऊंगा, क्या मैं अपने लोगों से मिल पाऊंगा। वो हम सबका एक कॉमन सा भाव है। और उस पर मैंने एक पंक्तियां लिखी थी पहले कि अपने शहर में कदम रखते ही मोबाइल पे रोमिंग उभर आया, अपने शहर पे कदम रखते ही आज मोबाइल पे रोमिंग उभर आया, पता ही नहीं चला कब पतंग छत से इतनी दूर हो गई है, पता ही नहीं चला पतंग कब से घर से दूर हो गई है। तो हमारी जो अगली कवयित्री है आशा सिंह गौड़, इनके साथ काफी समय बिताया है, बहुत अच्छी लेखिका हैं, अनुवादक हैं, संपादक हैं, एक कलाकार भी हैं, वनस्पति विज्ञान में मास्टर्स किया है, कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी, फिर 2019 में पूर्ण रूप से लेखन की ओर ये चल दी, चित्रकला का हाथ थाम लिया। उनकी कविताएं उनके परिवेश, प्रकृति, आध्यात्म से प्रेरित हैं। वे अब तक कई लेख, कहानियां, कॉमिक बुक्स, उपन्यासों का अनुवाद कर चुकी हैं, देश भर की कला प्रदर्शनियों में अपनी कला का प्रदर्शन कर चुकी हैं। आशा जी एक प्रमाणित स्वप्न विश्लेषक भी हैं, आर्ट थेरेपिस्ट भी हैं, और उनका हाल ही में काव्य संग्रह जो है 15 months and 7 stories, एक उनकी किताब, 15 months and 7 stories सम्मिलित हुआ है। एक कविता संग्रह उनका बहुत पॉपुलर रहा जिसका नाम सुर्ख लाल बर्फ है, और एक कहानी द साइन। इसके अलावा काव्य कविता संग्रहों का हिस्सा रही हैं, आप इन्हें लगातार देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। और सुर्ख लाल बर्फ की बात ये थी कि इसकी पांडुलिपि को सर्वश्रेष्ठ संकलन के लिए राधा अवधेश साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया। 2024 में उन्हें
इंडिया नेट बुक्स द्वारा साहित्य रत्न सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। तो आशा जी, क्या बात रखेंगी आज ये जो शहरीकरण में रहते हैं उस पर? सबसे पहले तो इतने सुंदर और अच्छे शब्दों में मेरा परिचय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जूही जी। मुझे लगता है जब हम लिखते हैं, जब हम बोलते हैं तो अपने बारे में बोल नहीं पाते, और लिखते हैं तो शायद ज़्यादा लिख देते हैं। तो विकास ने मेरी जो किताब है वो पढ़ी हुई है, सुर्ख लाल बर्फ। और क्योंकि वो मुझे दीदी कहते हैं, मुझे लगता है कि मैं बड़ी हूँ तो मैं उन्हें विकास ही बोलती हूँ, मैं भैया नहीं बोलती। अब आज की जो कविता है वो बिल्कुल शहरीकरण के ऊपर ही है, क्योंकि आपने अभी बताया मैं वनस्पति शास्त्र से जुड़ी हूँ, तो जंगलों से मुझे बहुत प्रेम है। और आजकल हर दिन किसी ना किसी जंगल से हजारों लाखों पेड़ों के कटने की बात आती है, जो शायद मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, और उसका जो असर है वो हम सब अपनी प्रकृति पे आज देख रहे हैं। तो ये कविता उसी से प्रेरित है, उसी दुख से प्रेरित है। तो इसका नाम है तरक्की के लिए। सुना है यहाँ इसी जगह एक जंगल हुआ करता था, घना ऊंचे ऊंचे पेड़ों वाला, जो आसमान को छिपा लेते थे। भयानक जंगली जानवर जिस पर राज किया करते थे। जंगल के बीच एक नदी बहती थी, जहां शेर, हिरण, भालू, हाथी सब साथ पानी पिया करते थे। जंगल की जमीन कीड़े मकोड़ों का घर थी, और पेड़ चिड़ियों का बसेरा थे। फिर उस जंगल के किनारे एक शहर बस गया, और धीरे धीरे पेड़ गुम होने लगे। पहले उस शहर के घरों के लिए, फिर मेज कुर्सियों के लिए, फिर खेती के लिए, चूल्हा जलाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, तरक्की के लिए, खुद को बनाने के लिए शहर पूरे जंगल को निकल गया। पर ये भूल गया कि उसे चाहिए थी मिट्टी चलने के लिए, अनाज उगाने के लिए, नदी पानी पीने के लिए, हवा, साफ हवा सांस लेने के लिए, और पेड़ इन सब के लिए, जिन्हें वो काट चुका था तरक्की के लिए, जिन्हें वो काट चुका था तरक्की के लिए। धन्यवाद। थैंक यू आशा, यू गॉट इट एक्चुअली। मतलब ऐसा लगा कि एक बहुत बड़ा घाव विनोद जी के हल्दी घाटी के युद्ध के मतलब रचना के बाद आपने जो पढ़ा, वो युद्ध हम सबके अंदर है। हम कुछ करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत जो भी कर पाए वो करेंगे। और आहत तो मैं भी बहुत होती हूँ, मेरा विषय वो पढ़ाई का नहीं रहा, मैं टेक्निकल रही हूँ हमेशा, पर आहत तो बहुत होती हूँ जब प्रकृति के साथ खिलवाड़ होती है। और फिर अब आज हम समाचार पटल पे देख भी रहे हैं कि कहीं पर क्या हो रहा है, क्लाउड बस्ट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो सब किया धरा तो हमारा ही है। ओके, तो इसके आगे चलेंगे। व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, आप सबको लगातार प्रेम भेज रहे हैं। आपको जब समय मिलेगा शो खत्म होने के बाद, आप इनकी टिप्पणियों पर कमेंट जरूर करें, क्योंकि वो चाहेंगे आपसे बातचीत करना, सीधा संवाद साधना। ओके आशा जी, आशा जी मंच को आगे बढ़ाइए। अब समय आ गया है हमें हमारी जो प्रस्तुतकर्ता है उनके बारे में जानने के लिए। जूही गुप्ते पुणे में रहती हैं, मेरे ही शहर में। पेशे से उद्योजिका हैं, हिंदी और अंग्रेजी के में समान रूप से लिखती हैं। इनका एकल काव्य संग्रह अमलतास का आंचल बहुचर्चित है। 3 काव्य संग्रह की सह संपादिका, एक बाल कथा और एक उपन्यास की अनुवादिका हैं। कविता के संसार से विशेष लगाव है। हिंदी की लुप्त हो चली विधाओं को आज के पाठकों तक ये बहुत बखूबी पहुंचा रही हैं, लाने के लिए प्रसारण भी करती हैं। कई भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय काव्य संकलनों में रचनाएं प्रकाशित हैं, और ये कई अंतर्राष्ट्रीय काव्य गोष्ठियों की प्रस्तुतकर्ता भी रही हैं। मैं जूही जी को बुलाना चाहूंगी कि वो आए और आज की अपनी पहली कविता हम सबके साथ साझा करें। धन्यवाद आशा, थोड़ा लंबा हो गया इंट्रोडक्शन, मैंने मना किया था आपको मेरा बायो पढ़ने से, तो कोई बात बिल्कुल नहीं,
तो क्यों हमें भी पता होना चाहिए हमें किससे सुन रहे हैं। ठीक है, तो कविता पे आती हूँ। क्योंकि आप सबके बात पढ़ रही हूँ, तो मेरी कविता का शीर्षक है प्रत्यय। क्योंकि प्रत्यय जो होता है वो हम कहते हैं कि सफिक्स वो बाद में आता है, मतलब सफिक्स हिंदी में है ना, तो प्रत्यय पे बात रखती हूँ। प्रत्यय पे बात रखती हूँ। हूँ सुबह की नींद, हूँ सुबह की नींद, ख्वाब से मिलकर दिन सजाती रहती हूँ। हूँ सुबह की नींद, ख्वाब से मिलकर दिन सजाती रहती हूँ। तुम आगे बढ़ते, थकते झुंझलाते, मैं छुट्टी इतवार सी आती रहती हूँ। हूँ प्रत्यय सी, हूँ प्रत्यय सी, तुमसे अंत में जुड़कर पूर्ण साक्षात्कार कराती रहती हूँ। तुम गीता गाकर, तुम गीता गाकर प्रेम पढ़ाकर लौट गए, तुम गीता गाकर प्रेम पढ़ाकर लौट गए। मैं जोगन सार सुनाने संसार में आती रहती हूँ। मैं जोगन सार सुनाने संसार में आती रहती हूँ। धन्यवाद। क्या बात है, इतनी खूबसूरती से इतनी प्यारी बात आपने कह दी। और बिल्कुल ये प्रत्यय नहीं है तो और क्या है। अब दिन के अंत होने का कितनी बेसब्री से इंतजार करते हैं। वीकेंड आने आने का इंतजार। बिल्कुल। और अग्रिम बधाई त्योहार के लिए आप सबको। भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्योहार है, रक्षाबंधन है। कहीं आज मनाया जा रहा है, कहीं कल मनाया जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। और इसी तरह हम दूसरे चरण पर चलेंगे। और अभी तक हम सुन रहे हैं, लगातार एक स्टेज बना हुआ है। और इसी ऑर्डर में प्रहलाद जी को बुलाना चाहूंगी फिर से दूसरी कविता रखने के लिए। क्योंकि ये जो स्टेज पे है का एक एक आता है ना जीवन में, एक आप सब करेंगे कि एक स्टेज आता है जहां पर आप दोस्तों से दूर होने लगते हैं। एक डिटैचमेंट की आशा आपने बात कही, और हम अपनी सक्सेस के बारे में रखने लगते हैं। तो प्रहलाद जी से निवेदन की कुछ इसी इसी विषय पर बात रखें। मैम आधा आधा मिनट लूंगा। जी क्योंकि बिल्कुल। मैंने छोड़ा हुआ था, मैंने सोचा था कि इस बार नहीं बोलूंगा। बट पहले विकास सर, फिर थोड़ा बहुत आपने, तो लोगों ने छेड़ दिया, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी कुछ प्रेम पे ही बोल देता हूँ। तो मेरा जो है वो शीर्षक है अधूरा प्रेम। तो उस पे ही जी मैं ठीक है। थोड़ा सा चेंज करता जी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मंच आपका है, आप जैसा चाहें। तो शुरू करता हूँ कि सुनो, सुनो, एक दिन मैं तुम्हारे शहर आऊंगा, वो नया वाला। सुनो, एक दिन मैं तुम्हारे वो शहर आऊंगा, वो नया वाला, न चुपचाप न शोर के साथ, बस अपने टूटे हुए हिस्से को समेटे कुछ पुरानी यादों को लिए। मैं देखूंगा तुम्हें दूर से, मैं देखूंगा तुम्हें दूर से, किसी कैफे की खिड़की के उस पार, जहां तुम बैठी होगी मुस्कुराती हुई, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी मेरे साथ मुस्कुराया करती थी। शायद उस मुस्कान में मैं खुद को ढूंढने की कोशिश करूंगा, शायद उस मुस्कान में मैं खुद को ढूंढने की कोशिश करूंगा, पर तुम्हारी आंखों में अब तस्वीर किसी और की होगी, वो जो तुम्हारी दुनिया बन चुका है। शायद तब यकीन हो जाए मुझे कि तुम सच में बहुत आगे बढ़ चुकी हो, और मैं वहीं ठहरा रह गया हूँ जहाँ तुमने मुझे कभी अलविदा कहा था। मैं देखूंगा तुम्हें जब तुम उसका हाथ पकड़कर ऐसे चलोगी जैसे कभी मेरे कंधे से टिक कर चला करती थी, बेफिक्र, बेपरवाह। और फिर देखूंगा तुम्हें उस वक्त जब तुम अपना सर उसके सीने पर रखकर सो जाओगी, उसी सुकून के साथ जैसे कभी मेरी बाहों में खो जाया करती थी। मैं तुम्हें नजरों से नहीं, दिल से देखूंगा, चुपचाप किसी कोने से, बिना एक शब्द कहे। फिर मुड़ जाऊंगा, कुछ अधूरे ख्वाब, कुछ बिखरी यादें, और एक भारी सांस लेकर, क्योंकि अब मेरे पास पीछे लौटने की के सिवा कुछ भी नहीं बचा, और तुम्हारे पास रुक जाने की कोई वजह नहीं रही। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। ये जो टॉपिक है ना प्रहलाद जी, ये ना, ये कभी कभी भी एंड नहीं होगा। चाहे कितनी सदियां बीत जाए, छायावाद के बाद हम किसी भी दौर में, अभी भी हम कंटेम्प्ररी पोएट्स को सुन रहे हैं, जिनको हम आज के दौर के कवि कवित्रे कहते हैं। ये जो अधूरा प्रेम है ना,
आपने सबकी सांसें थमा दी आज, मतलब सब सोते हुए वही सोचने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपने ये कविता रखी, वो कविता का चुनाव ना करते हुए। कुछ और कुछ अब बीमारियां विनोद कुमार लाइलाज से, होती है मैडम। हाँ हाँ जी, कुछ हाँ जी, बीमारियां लाइलाज होती हैं लाइलाज होती है और बहुत अच्छा और लगता है ना। फैलती भी है। इट इज टू बी गुड, it is good to be loved and lost rather than not been loved at all. आई थिंक सबके इसमें एक अधूरा प्रेम होना चाहिए। ठीक है, तो विनोद जी के पास चलते हैं। अगली कविता रखें सर। मेरी अगली कविता का शीर्षक, अभी स्वतंत्रता दिवस आ रहा है तो उसी के इर्द गिर्द कविता को मैंने चुना है। श्रद्धा सुमन समर्पित उनको, श्रद्धा सुमन समर्पित उनको जिसने राष्ट्र को दी कुर्बानी, खून के कतरे कतरे से युग युग की लिखी कहानी। श्रद्धा सुमन समर्पित उनको जिसने राष्ट्र को दी कुर्बानी, खून के कतरे कतरे से युग युग की लिखी कहानी। चल पड़े वीर जिन राहों पर, कांटे ही कांटे जीवन में, कैसे कैसे दुख दर्दों से राह बनी बेहद अनजानी। श्रद्धा सुमन सुमन समर्पित उनको जिसने राष्ट्र को दी कुर्बानी। कौन जानता था राहों में कितने आंसू के सागर हैं, अनबूझी मंजिल पर यूं ही फिर भी चलते काफी नर थे। कौन जानता था राहों में कितने आंसू के सागर थे, अनबूझी राहों पर यूं ही फिर भी चलते काफी नर थे। स्वतंत्रता की बलिवेदी पर लाखों थे बलिदानी, हंसते हंसते प्राण गंवाए आंखों में न था पानी। श्रद्धा सुमन समर्पित उनको जिसने राष्ट्र को दी कुर्बानी। छूटा घर बार तो क्या गम था, खुला आसमां क्या कम था। छूटा घर बार तो क्या गम था, खुला आसमां क्या कम था। अपने जो गए तो गम कैसा, दुनिया का गम क्या गम ना था। दुश्मन ने जिसकी क्षमता की कीमत थी पहचानी, वो मनुष्य नहीं थे देवतुल्य जिसको दुनिया थी जानी। वो मनुष्य नहीं थे देवतुल्य जिसको दुनिया थी मानी। श्रद्धा सुमन समर्पित उनको जिसने राष्ट्र को दी कुर्बानी। आज तिरंगा भारत पर जो लहर लहर लहराया, मिली आज जो हम सबको है इसकी शीतल छाया। आओ मिलकर सारे लिख दें, आओ मिलकर सारे लिख दें देश की नई कहानी। भारत की तकदीर बने बढ़ते कदमों की निशानी, भारत की तकदीर बने बढ़ते कदमों की निशानी। श्रद्धा सुमन समर्पित उनको जिसने राष्ट्र को दी कुर्बानी। श्रद्धा सुमन समर्पित उनको जिसने राष्ट्र को दी कुर्बानी। धन्यवाद। क्या सद्भाव है, बहुत अच्छी बात। और जैसे कि रक्षाबंधन जिसको कहा, बहुत भाई बहन है जो वहां पर बॉर्डर पर डटे हुए हैं हम सबकी रक्षा करते हुए, भाई भी बहनें भी और पूरा सैन्य, और किसी भी रूप से कुर्बानी दे रहे हैं। कोई अपने बच्चों को भेज रहा है, कोई अपने प्रेम को भेज रहा है सरहद पर, ताकि आप मैं चैन से सो सकें और रचनात्मकता कर सकें। और इस सब को ही श्रीफल अर्पित करते हुए आगे बढ़ेंगे इसी दौर में। और आप फिर से जाएंगे विकास भैया के पास और सुनेंगे उनसे उनकी दूसरी कविता। मेरी जो दूसरी कविता है वो उसका शीर्षक है चहकती चिड़िया। सुनो मानो इन चहकती चिड़ियाओं का संगीत, सुनो मानो इन चहकती चिड़ियाओं का संगीत। ये हमारी आपकी सदियों से रही है मीत। जीवन के तमाम सूरतों में सदैव एक दूसरे के साथ खड़ी, कभी प्रेम संदेशा कभी गाती है ये विरह के गीत। कितना मेहनत सृजन से रचती सजाती है घोंसले, प्रतिदिन के दौर में कभी हार कभी जाती जीत। सुदूर से ढूंढ ढूंढ कर भर लाती दाने चोंच में दबाकर। हम मानवों को भी करना चाहिए इन चिड़ियों का हित। कलरव चहचहाहट फुदकना हमारे तन्हा जीवन में भरते रंग। आइए हम सब निरेखे जीवन, साथ मिलकर गाएं जीवन के गीत, साथ मिलकर गाएं जीवन के गीत। धन्यवाद। बहुत ही प्यारी रचना, उम्दा रचना विकास जी। और प्रकृति प्रेम आपका हमेशा आपकी कविताओं में झलकता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और गोरैया जिसके आपने वर्णन किया वो शायद अब लुप्त हो चली, शहरों में बहुत कम दिखाई देती है। तो बहुत सटीक बात उस पर आपने रखी। अब अजय कुमार वर्मा जी, हम आपकी कविता का बिल्कुल प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपकी दूसरी कविता पढ़ें।
धन्यवाद जी। और मेरी, जैसे अभी आपने जिक्र किया त्योहारों का, त्योहार चल रहे हैं और त्योहारों पे हम सब अपने कहीं न कहीं बचपन में लौट जाते हैं। मेरी ये रचना पुराने समय को ही लेके है थोड़ा सा। 4 लाइनें पहले, फिर रचना है पूरी। मेरे दिल में सलामत हैं लम्हे सभी, मेरी यादों में ताजा है बचपन कहीं, ए बलाओं कहीं दूर हट जाओ तुम, मेरी माँ ने उतारी है नजर अभी, मेरी माँ ने उतारी है नजर अभी। और अब ये मेरी रचना है पूरी, बचपन पे ही है ये भी, कि हमारे दिल में कहीं ना कहीं एक बच्चा रहता है, माँ को बुलाता है, दिल से लगाता है, मेरा बच्चे जैसा मन, मेरा बच्चे जैसा मन, कभी तो हंसाता है, कभी ये रुलाता है, मेरा बच्चे जैसा मन, मेरा बच्चे जैसा मन, तपता हूँ मैं तेज धूप में, ढूंढ रहा ममता की छाँव, गोदी मुझे उठा ले मैया, अब दुखते हैं मेरे पाँव, खुद रूठ जाता है, खुद मान जाता है, खुद रूठ जाता है, खुद मान जाता है, मेरा बच्चे जैसा मन, मेरा बच्चे जैसा मन, याद माँ की आती है लोरी और कहानी में, भूलती नहीं है रातें अभी जवानी में, तारों को जगाता है, ढूंढ माँ को आता है, तारों को जगाता है, ढूंढ माँ को आता है, मेरा बच्चे जैसा मन, मेरा बच्चे जैसा मन, माँ को बुलाता है, माँ को बुलाता है। धन्यवाद। क्या बात, क्या बात। तो कभी लिखा था कि उसके दीप जलाने पर हर दिन दिवाली लगता है, माँ जब घर पर ना हो तो तब सब खाली खाली लगता है। तो हम किसी भी जीवन के चरण में हो, किसी भी उम्र में हो, माँ का स्थान और माँ जैसों का स्थान, कितनी बार ये हो जाता है कि हम ममत्व को ना एक पर्सनालिटी से जोड़ते हैं। माँ वो भी होती है, पिता में भी एक माँ होती है, बुआ जी में भी एक माँ होती है, मामी में भी होती है, काका में होती है, चाची में होती है, सब में होती है, क्योंकि वो बड़ी बहन में होती है। रक्षाबंधन हाँ, मतलब बहनों उसमें में भी होती है, होती बड़ी है, एक दीदी बड़ी में नहीं, होती है, जो छोटी में भी होती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बेटी में होती है। तो जी। वही जो ममत्व का भाव है जो आपने प्रस्तुत किया, और इसी को आगे बढ़ाएंगे। आशा जी, आप से निवेदन कि आपकी दूसरी कविता आप मंच पे रखेंगी। और जैसे कि आज बताया कि त्योहारों का दिन है, विनोद जी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हमारे कुर्बानी देने वाले लोगों को, हर तरह की कुर्बानी, चाहे सरहद पे दे रहे हो, चाहे घर में दे रहे हो। तो आज 8 अगस्त है, और 8 अगस्त 1942 का दिन, भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हुआ था, वो दिन भी याद करेंगे आज। और क्योंकि वो तारीखें ऐसी है ना, वो जहन में छप गई हैं, चाहे वो 45 का होलोकास्ट हो, मानव क्रूरता का सबसे बड़ा उदाहरण। और ये तारीखें भूलती नहीं, और भूलना चाहिए भी नहीं, हमें तब तक याद रखनी चाहिए जब तक मानवता एग्जिस्ट करती है, हम सब हैं, कि ये तारीखें फिर से किसी देश को आंदोलन ना छेड़ना पड़े, कि कोई उनको छोड़ कर जाए और उनकी स्वतंत्रता के लिए उनको लड़ना पड़े 200 सालों तक। आशा जी, आपका नाम आशा है,
तो उसके अनुरूप ही आपको निवेदन कि आपकी दूसरी कविता रखें। बिल्कुल जूही जी। और पहले मैं बोलना चाहूँगी कि सबकी कविताएं इतनी खूबसूरत हैं। मैं क्या कहूँ, अभी किसी ने रक्षाबंधन के बारे में बोला और मैं बताना चाहूँगी कि मेरे पिताजी इंडियन नेवी में थे। उन्होंने लगभग 35 साल इंडियन नेवी में काम किया और उसके बाद वो रिटायर हुए। तो जब हम सशस्त्र सेना की बात करते हैं तो वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा दिल को छू जाने वाली बात होती है, क्योंकि मेरे परिवार में भी ऐसे बहुत लोग हैं जो आर्मी से, नेवी से जुड़े रहे काफ़ी समय तक। तो इसके अलावा मुझे ये याद है कि जब तक मेरा छोटा भाई नहीं आया था, हम हर रक्षाबंधन पे अपने पिताजी को ही राखी बांधा करते थे। तो अब भी हर रक्षाबंधन पे पहले एक राखी भगवान पे चढ़ती है, एक राखी पिताजी को बांधी जाती है और उसके बाद मेरे भाई का नंबर आता है। तो ये हमारा रक्षाबंधन होता है। क्या बात और है, क्या और इसके अलावा जो हम ममत्व की बात करते हैं, हम अक्सर अपने पिताजी को चिढ़ाते हैं कि हमें कभी पता ही नहीं चला कि माँ की नामौजूदगी में आप कब हमारी माँ बन गए। उनके लिए माँ बनना इतना आसान है। तो बिल्कुल सही है, जो हमारे बहुत करीबी होते हैं उन सब में कहीं न कहीं माँ छुपी होती है। वो भाई और पिताजी भी हो सकते हैं, जिस तरह से वो बदल जाते हैं माँ की अनुपस्थिति में। अब अपनी कविता पे आती हूँ, क्योंकि मुझे जंगल, पहाड़ बहुत पसंद है। मैं एक बार पहाड़ों पे घूम रही थी तो वहाँ पे जंगली जो फूल होते हैं उनके बीच से गुजर के मैंने अपने आप को खो दिया था, क्योंकि वो इतने खूबसूरत होते हैं। उन्हें खरीदार की ज़रूरत नहीं होती। वो ऐसी छटा बिखेरते हैं सारी ज़मीन पर कि आप मुग्ध हो जाते हैं उनमें। और फिर आपको लगता है कि ये जादू है कि सच्चाई है। और उसी पे ये एक कविता है जिसका नाम मैंने रखा है मोहपाश। क्या बात। तो मैं आपको बताती हूँ मोहपाश क्या है। पुष्प, पीले, सफेद, लाल, गुलाबी रंगों की छटा बिखेरते, चिलचिलाती धूप में फीके बदरंग आकाश और सूखी धरती के बीच सतरंगी चादर बिछाते, रंग बिरंगी तितलियों को अपनी ओर आकर्षित करते। पर ये सुंदरता इतनी निश्चल और सरल है क्या? चक्रव्यूह नहीं है, प्रकृति द्वारा रचित सृजन के निमित्त। फूलों तक भंवरों को और पंछियों को खींचता, अपने मोह पाश में सबको लपेटता, ताकि फिर से खुल जाए पवन में पराग और हरिता हो सके ये धरा, फिर से उग सके पेड़ों पर फल, लहराए खेतों में फसल, जीवन को चलायमान रखने के लिए। फूलों से अन्न और अन्न से जीवन तक एक सुंदर मोह पाश ही तो है प्रकृति का सृजन के बीच, प्रकृति और सृजन के बीच। क्या सचमुच मोहपाश है। वो जो गाना है ना कि ये कौन चित्रकार है, तो आप भी स्वयं चित्रकार हैं और सबसे बड़ा चित्रकार जो है वो बैठा हुआ है जो रचनाएं करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत उसके बहुत सामने अच्छा लगा। सब मैं ही विकास, जी जी, कितने उसके कलर्स, सामने एक ही ग्रीन के कितने शेड्स। हमेशा सोचती हूँ कि प्रकृति के पास इतने शेड्स कहाँ से आते हैं, इतना कलर कहाँ से आता है। एक राख का भी अपना रंग होता है, जो बेरंग होता है उसका भी एक अपना रंग होता है। बहुत बिल्कुल। अच्छी लगी कविता आशा जी। थैंक और यू, बहुत बहुत क्योंकि आपने शुक्रिया जैसे जूही कहा जी। था कि जूही आप दूसरी कविता भी पढ़ना, समय पर चल रहे हैं तो कविता पढ़ूंगी आज। एक हमेशा मेरे बारे में कहा जाता है कि थोड़ा वीरस को लेकर लिखती हो, थोड़ा नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट लिखती हो, अंग्रेजी में लोग मुझे कहते हैं वैसा। तो क्योंकि आप लोगों ने प्रकृति पर समा बांध दिया है, तो मैंने एक लिखी थी केरला पे, जहाँ एक वहां पर एक प्रलय सा आ गया था कुछ सालों पहले। और इस कविता के बारे में बाद में बताऊंगी, कुछ एक एनेक्डोट भी है उसके, किस्सा भी है। तो केरल की राखी ये शीर्षक है, इस पर कविता पढ़ रही हूँ आप सबको नमन करते हुए, मंच को नमन करते हुए। वो नारियल थाली बिखर गई,
वो नारियल थाली बिखर गई, लगा विप्लव ग्रहण अंधेरा है। तुम्हें केरल पुकार रही, उसको संकट ने घेरा है। ऑफिस से उकताकर तुम जा उसके घर सुस्ताते थे, लाती झट मुन्नर की चाय और घंटों तुम बतियाते थे। दोस्तों संग गए देखने सहस्र नौकाओं की होड़, अचंभित दिल हिलोरे खाता, मची थी पानी वाली दौड़। परोस परोटा रसीली सब्जी, पायसम कटोरी लाई थी, सुनहरे आंचल वाली पट्टू नवेली भाभी को दिलवाई थी। कतारे पेड़ों की हुई सज यूं जल में झाके जाती थी, हरे स्नेह की राखी बुनकर जैसे तुमको ताके जाती थी। अद्भुत अलप्पी सुहानी सुबह, किताब का पन्ना पलटा था, फिल्टर कॉफी में खोए तुम, दिन रुक रुक के चलता था। हाउस बोट भी हुए ध्वस्त उसकी चंचलता के साथ, प्यारी बहन गुमसुम हुई कि अब जाकर थामो हाथ। डटे रहेंगे फिर उभरेंगे क्या विपदा क्या काल, केरल को जाकर कह दो कि मैं साथ में हूं हर हाल। एक दूजे के पूरक हैं सब, अटूट अनूठा नाता है, धागा कच्चा बंधन पक्का भारत यही सिखाता है। धागा कच्चा बंधन पक्का भारत यही सिखाता है। बहुत ही खूबसूरत कविता जी भी, बहुत ही खूबसूरत। मुझे याद है जब ये हुआ था तब मैं बैंगलोर में थी और मेरे एक दोस्त ने अपने घर की तस्वीरें दिखाई थी जहाँ पूरे में पानी भरने की वजह से जो मिट्टी है वो आ गई थी और सांप घुस आया था। तो वहाँ पे हर घर की यही कहानी थी। और मैं बहुत सालों बाद मेरे कॉलीग को मिली जो वहां से आती हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि जो भी ऐसे ही सब कुछ हुआ था। और आप सबको एक ओपन सीक्रेट बताती हूँ, मैं केरला कभी नहीं गई। जो भी मैंने चित्रण किया है वो सारा इमेजिनरी है, पर दुख बहुत हुआ था वो देखकर। ओके, तो क्योंकि हम नारियल रखते हैं राखी की थाली में यहाँ पर, और उसका बहुत महत्व होता है। आज हम लोग जैसे कहते हैं कि नारियल पूर्णिमा कहते हैं, जिसको आज महाराष्ट्र में शायद कहते हैं, और भागों का मुझे उतनी जानकारी नहीं है। और केरला को भी लैंड ऑफ कोकोनट्स वॉर जोन कंट्री कहा जाता है। और उसके साथ पता है किस्सा क्या हुआ था कि जब ये कविता मैंने रखी तो मैं तब ऐसे पोस्ट कर दिया करती थी ये सोशल मीडिया पर और इस पर, और उस पर मुझे एक कमेंट आया था कि मैम आपकी कविता पढ़ने के बाद मैंने फंड भेज दिया है। तो मेरे लिए इतना अच्छा लगा, मेरे लिए वो पूर्णता प्राप्त हो गई कि किसी को तो फील हुआ कि वहां जाकर मदद की जाए किसी भी स्वरूप में, धन से नहीं, आप मन से कर सकते हैं, आप सांत्वना एटलीस्ट दे सकते हैं। जैसे कि बहन को रखते हैं आप, जब बहन को आप दुखी नहीं देख पाते, वो हंसती खेलती लड़ती झगड़ती वैसी अच्छी लगती है। तो मुझे बहुत सार्थक लगा जब एक कविता वहां तक पहुंची। जैसे विकास जी कहते हैं कि आम लोगों तक पहुंचने वाली बात है, प्रहलाद के भावनात्मक स्वर हैं, विनोद जी का युद्ध स्वर है, और अच्छा श्रद्धा सुमन उन्होंने अर्पित किए। अजय वर्मा जी आपको क्या बोलूं, आपने शिव पे बात रखी है, वहां पर शुरुआत भी है वहां अंत भी है। और आशा ऑलवेज इन ऑफ योर लिटरेचर, क्योंकि तुम पढ़ती हो, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। चित्रकार हो तो एक पेंटिंग करने वाला आर्टिस्ट होता है, और एक आर्टिस्ट ही पोएट होता है। जो पोएट्री ही पेंटिंग है, पेंटिंग ही पोएट्री है। और बहुत सारा काम कर रही हो, बहुत साधुवाद आप सबको। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मन साझा करके। इसी तरह काव्य गोष्ठियां होती रहेंगी। लिटरेचर फेस्ट आ रहा है, हम लोग सब लोग पूर्ण तैयारियों में जुटे हैं। कई न्यूज़पेपर्स में और वर्तमान पत्रों में आपने हम सबके काम के बारे में पढ़ा सुना होगा। अच्छा लग रहा है, पेपर में आके हमेशा अच्छा लगता है, प्रिंट हो जाते हैं तब। तो लिट फेस्ट 3.0 भाषा एंड बियॉन्ड पुणे में होने जा रहा है, और कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग के पवित्र कैंपस में होने जा रहा है। वो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, इस बार बहुत बड़े स्तर पर होने वाला है। आप सबसे निवेदन की जरूर पधारें। रजिस्ट्रेशन की जानकारियां, कॉन्टेस्ट की जानकारियां लगातार बनी हुई हैं। कुछ कॉन्टेस्ट अभी भी जारी है, मराठी काव्य पाठ, हिंदी काव्य पाठ और इंग्लिश जो रेंडिशन है वो चलेगा। और पेंटिंग में भी आप सहभाग ले सकते हैं। हमें बहुत अच्छा लगेगा आपसे परस्पर मिलकर, क्योंकि ऑनलाइन मिलना एक अपनी बात होती है और ऑफलाइन मिलना अलग होता है। दर्शक हम लोग आ सकते हैं?
बिल्कुल आ सकते हैं सर, बिल्कुल पधारिए, अगर बिल्कुल पधारिए। रजिस्ट्रेशन ना करें तो भी आ सकते हैं ना? जी, आपका घर है, आप घर पे आने के लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत हाँ, नहीं है। ठीक ठीक, तो फिर हम एनडब्ल्यूजी आएंगे, फैमिली चार हमेशा चार पांच वेलकम है। अक्टूबर को आएंगे। एक प्रक्रिया फॉलो करनी बिल्कुल, पड़ेगी बिल्कुल। सर, क्योंकि मिलिट्री कैंपस है, आर्मी का कैंपस है, तो एक औपचारिकता हमारी रहेगी जिसकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तो ठीक। आप जुड़िए, बने रहिए, पोस्ट देखते रहिए, और इसी सबके साथ शुभ संध्या, त्योहार मनाएं, एक दूसरे के साथ परिपक्व रिश्ता होता रहे आप सबका, और रचनात्मकता के साथ आप जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। और जुड़िए एक बहुत ही बढ़िया